जय हिंद दोस्तों। हम लोग मध्यकालीन भारत की श्रृंखला शुरू कर दिए थे, जिसमें मैंने 2-3 वीडियो पिछले बता भी थी, पूरा बैकग्राउंड बता दिया मध्यकालीन भारत के शुरुआत में क्या था, क्या दशाएं थीं। उसके बाद मैंने आपको मोहम्मद घोरी तराइन की युद्ध तक लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया था 1194 ईस्वी तक। अब हम आगे शुरू करेंगे आज से दिल्ली सल्तनत। ये अब देखा जाए तो मध्यकालीन भारत वास्तव में शुरू होता है, यहीं से माना ही जाता है। कुछ इतिहासकार शुरू उसको मानते भी नहीं, जो मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया, लेकिन उस बहुत ज़रूरी था। बिना बैकग्राउंड जाने आप समझ ही नहीं सकते कि देश में कैसे, भारत में कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ये जो तुर्क आए, मुग़ल आए, वो सब उनके सबकी तो शुरुआत वाला बेसिक बहुत ज़रूरी था, उसको देखना। आप उसके देखने के बाद आज से हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। देखिए, मैंने आपको बताया था मोहम्मद घोरी ने 1194 में गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया और चंदावर के क्षेत्र में जयचंद को पराजित कर देता है। उसके बाद फिर मोहम्मद घोरी के कुछ सालों बाद मृत्यु हो जाती है। उसका दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहली बार मोहम्मद घोरी तक मैंने उसके पहले देखिए मोहम्मद घोरी के बारे में बताया, उसके पहले गजनवी के बारे में बताया, एक दो और थे। इनका सबका उद्देश्य भारत में कहीं भी अपना शासन सत्ता स्थापित करना मूल रूप से नहीं था। मोहम्मद घोरी में कुछ था भी, जो उसके पहले दूसरा वो सब डकैत थे, लुटेरे थे, लेकिन उसका दास था मोहम्मद घोरी का, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके मन में ये विचार आया कि हमें भारत में एक सल्तनत की स्थापना करनी चाहिए, एक शासन व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए, हमें केंद्रीय सत्ता बनानी चाहिए। उसने यहाँ की स्थितियाँ देख ली, कितनी सारी डायनेस्टीज हैं, सब आपस में लड़ रही हैं। तो उसने सबसे पहले 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो काल माना जाता है, ये 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की, और साथ में आखिरी दिल्ली सल्तनत का शासक, लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली दास हुआ करता था। इस वंश को इसको गुलाम वंश, मामलुक वंश भी कहा जाता था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुलाम, इसके गुलाम, ये दास गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम मोहम्मद घोरी का, उसके बाद इसके इल्तुतमिश गुलाम रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इस तरीके से इसने 1206 ईस्वी में भारत में सल्तनत की स्थापना कर दी, खिलजी गुलाम वंश की स्थापना कर दी। इसका जो 1206 में सल्तनत काल जो शुरू हुआ, इसका पहला शासन, इसमें क्रम कई चीज़ें इसमें देखिए पूछी जाती हैं। इसमें पूछी जाएगा आपसे कि इस शासक ने क्या क्या काम किए, या इसका टाइम पीरियड क्या था, या दिल्ली सल्तनत के अलग अलग समय में जो आक्रमण किए गए वो क्या थे, कई यही सारी चीज़ें पूछता है। तो इसमें आपको क्रोनोलॉजी याद होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखिए पेपर उठा के आप देखें, उसमें क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है, ये कौन पहले आया, कौन बाद में आया। तो जो मेन है, मैं बस आपको क्रोनोलॉजी वाइज बताता जाऊँगा, जिससे कि आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, सभी तो कोई नहीं पढ़ सकता, इतने सारे शासक है, किसका पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन है उनका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। ये किसने शुरुआत की, ये इसने क्या काम किए, इसके समय में क्या चैलेंजेस रहे, ये सारी चीज़ें क्लियर। तो सबसे पहले 1206 में इसने स्थापना की। उसके बाद इसने, देखिए, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली की सल्तनत का वास्तविक संस्थापक होता, वो इस्लाम में खुतबा पढ़ने की प्रक्रिया होती। खुतबा एक तरह से कि मतलब उसको सांस्कृतिक रूप से मान लिया गया कि ये बनने के लायक काबिल है। उसके बाद सिक्के इसने जारी नहीं किए, तो इसलिए वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। प्रश्न आया दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इल्तुतमिश। जबकि दिल्ली सल्तनत का नॉर्मल संस्थापक लिख देता है कौन था, तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक ही लगाएंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में एक स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसने क्या किया, ये मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद 24 जून 1206 को लाहौर के सिंहासन पर बैठा। लाहौर के सबसे पहली बार जब 1205 में जब मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये 1206 में लाहौर की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ऐबक के सामने अनेक कठिनाइयाँ थी। वो दास था, निमर्दो सुल्तान नहीं बन सकता था पहली बार। देखिए, दास होने की वजह से न तो खुतबा पढ़ा सकता था, न सिक्के जारी कर पाया।
तो ये वास्तविक सुल्तान नहीं बन पाया। ख्वारिज़्म शाह उत्तरी पश्चिमी सीमा पर खतरा था, खोखर की सीमा पर खतरा था, यलदौज ने गजनी पर, कुबाचा ने मुल्तान पर एवं अलाउद्दीन ने बंगाल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो अब देखिए इसके समय क्या चैलेंज थे। तो गजनी पर सबसे पहले यलदौज का शासन, मुल्तान वाले रीजन में कुबाचा का शासन, उसके साथ साथ बंगाल में अलीमदनी का शासन था। तो अब इन शासन व्यवस्था, इन शासकों के खिलाफ लगातार एक दास होकर के इनको चैलेंज करना, फिर इनको हराना एक बहुत बड़ा उसने एक तरह से टास्क लिया। 1208 में उसने गयासुद्दीन गौर से दास्ता के मुक्त, पहले तो ये बोले कि मुझे दास्ता से मुक्त करो कि मैं अब दास नहीं हूँ, मैं भी सुल्तान बनने के लायक हूँ, सुल्तान बनने की जहाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उसे सुल्तान कहलाने की वैधानिक अनुमति भी इसने प्राप्त की। उसने शासन व्यवस्था को थोड़ा सुदृढ़ किया। उसने कलिंजर, अंतर्वेद और जग राजपूत शासनों के खिलाफ चैलेंज स्वीकार किया। 1210 में उसकी चौगान खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो जाती। देखिए ये भी पूछा गया कि उसकी मृत्यु कब और कैसे हुई। तो 1210 में चौगान खेलते हुए। देखिए मध्यकालीन भारत में बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन हम लोग सिलेक्टिव पढ़ेंगे ताकि सिलेक्ट हो सके। बहुत ज़्यादा एक अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए मैं आपको दे दी। पहली बार 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की। उसके बाद इसने अपने नाम के ना तो सिक्के चलवाए ना खुतबा पढ़वाए, इसीलिए वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। 1208 में इसने दास होने का, दासता से मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उसके साथ साथ इसने ग्वालियर, अंतर्वेद आदि वाले राजपूताना वाले रियाज में इसने राजपूतों के साथ इसने एक कड़ा संघर्ष किया, उनका राजपूतों के सबको हराया भी। और साथ में 1210 में इसकी चौगान खेलते समय, चौगान बेसिकली पोलो जैसा गेम होता है जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम क्या बात करेंगे कि इसने और कुछ कार्य किया, कि इसने जैसा कार्य किया तो उसने क्या निर्माण कराए। अक्सर जो मुगल काल या तुर्क काल या जो पूछेगा आपसे कुछ शाही, मतलब ऐसा कुछ पूछेगा कि मॉन्यूमेंट का उद्घाटन का निर्माण किसने कराया, या और आपसे पूछ लेगा, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मकबरे का निर्माण किसने कराया, उसके बाद ताजमहल का निर्माण, ये कई चीज़ें एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो अजमेर में मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का दिल्ली के कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। पहली बात इसने क्या किया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा पूछा जा सकता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कितने निर्माण कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और साथ में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी इसने निर्माण कराया, जहाँ पर आज कुतुब मीनार का देखिए निर्माण भी इसने कराया 1232। कुतुब मीनार की डेट को लेकर के थोड़ा सा ये किस डेट से शुरू किया था, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण की प्रक्रिया इसी के शासनकाल में शुरू हुई। इसने कुतुब मीनार की पहली मंजिल को बनवाया। देखिए कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार को 3 लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और साथ में फिरोज शाह तुगलक, तो तीनों का नाम आता है। अगर पेपर में आया हुआ ये कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाने में अपना योगदान दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और साथ में फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसने पहली बिल्डिंग शुरू की, 2 बिल्डिंगें इसने बनवाई थी। शुरू की 1 मंजिल इसने बनवाई थी, फिर बाद में तो हाँ देखिए शुरू की पहली मंजिल जो है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। बाद में 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश। 3, 1 और 4 हो गई। फिर चौथी मंजिल को तोड़ करके चौथी प्लस 5वीं बनवाया फिरोज शाह तुगलक। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली मंजिल को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को इल्तुतमिश ने, और चौथी को तोड़ करके फिर चौथी और 5वीं 2 मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये चीज़ें याद रखनी है। फिर कुतुबुद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके लाहौर में अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। आराम शाह ऐबक का पुत्र था या नहीं, मतलब फिर आराम शाह को बैठाया क्या, आराम शाह भी कोई बहुत योग्य नहीं, तो उसका नाम वैसा काम। इस तरीके से हमने इल्तुतमिश के बारे में लगभग सारी चीज़ें समझ ली है। यही चीज़ें हैं जो इल्तुतमिश के, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। देखिए इल्तुतमिश भी क्या था, कुतुबुद्दीन ऐकब का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के गुलाम, तो इसीलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। पेपर में भी आया है गुलामों का। देखिए
मिडाइवल में बहुत ज़्यादा आप समझ चीज़ों को नहीं सकते। कुछ चीज़ें आपको, जैसे गुलामों का गुलाम है तो आप गुलामों का गुलाम तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1210 में इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने अपने नाम की खुतबा पढ़वाया और साथ में चांदी का टंका और जीतल तांबे का। ये पूछा गया है कि इल्तुतमिश ने जो अपने नाम के अपने शासनकाल के में सिक्के चलवाए थे, ये टांका चलाया था चांदी का और जीतल सिक्का याद रखना, जीतल तांबे का और साथ में चांदी का टक्का। इसे दिल्ली मामलूक गुलाम वंश शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने अपने नाम की खुद भी पढ़वाया। 1210 से लेकर के 1236 में इसका शासनकाल रहता है। इसके समय में मंगोलों का आक्रमण बहुत प्रभावी था। मंगोलों के आक्रमण के लिए इसने कड़ी नीतियां बनाई। तो मंगोलों का आक्रमण के बारे में पूछ सकता है सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में था। इल्तुतमिश ने पंजाब और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने अनेक राजपूतों से युद्ध किया, अधीनता स्वीकार कराई। उसके बाद इसने दिल्ली सल्तनत के शासन को मजबूत बनाया, साथ में वास्तविक संस्थापक तो इसे कहा ही जाता है। हाँ, इसके जो काम थे सब प्रमुख, इसने चार तुर्कान ए चहलगानी जो था, ये 40 एक तरह सरदारों का दल हुआ करता था जो शासक की हर समय मदद किया करते थे। सुल्तान की हमेशा मदद किया करते थे। तो प्रश्न पूछा जाता तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की, तो इल्तुतमिश ने की थी। क्यों की थी, अपनी मदद के लिए की थी। 40 लोग, इसमें 40 सरदार हुआ करते थे। इसके साथ साथ इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया ही है। तो आप इसने न्याय व्यवस्था को भी मजबूत करने का प्रयास किया था कि अपने सल्तनत की जिस रूपरेखा इसकी थी, एक अच्छे उत्तराधिकारी के रूप में कहीं ना कहीं इल्तुतमिश साबित हुआ। तो इस तरीके से जब इसकी फिर उसके बाद इसकी 1236 में इल्तुतमिश की बीमारी के कारण मृत्यु जाती, तब भी इसने एक लगभग 26 सालों का शासन चलाया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की एक मजबूत आधार इसने पूरा तैयार कर दिया। ठीक है, तो यही इल्तुतमिश के बारे में याद रखना है कि कब इसने वास्तविक संस्थापक है, गुलामों का गुलाम है। उसके साथ साथ इसने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी। इसके साथ इसने अनेक राजपूत राजाओं को पराजित भी किया था। उसके मजबूत दिल्ली सल्तनत की स्थापना का वास्तविक से इसी को जाता है। उसके बाद इसने सैनिक राजतंत्र को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया था। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे रजिया सुल्तान भी। रजिया सुल्तान जो थी, एक तो महिला होने की वजह, महिला होना, और दूसरी बात इल्तुतमिश की पुत्री होना, तो वास्तविक उत्तराधिकारी थी। लेकिन इसी बीच में एक रुकनुद्दीन महमूद फिरोज शाह की गद्दी पर बैठा, लेकिन बहुत अयोग्य था वो, तो उसकी तो हम चर्चा नहीं करेंगे। रजिया सुल्तान के खिलाफ तुर्कान चहलगामी, जो मैंने 40 दलों का बताया, 40 लोगों का एक संगठन बनाया था इल्तुतमिश के समय। रजिया सुल्तान का विरोध किया। रजिया सुल्तान ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया। 1236 में इसके पिताजी इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती। 1236 के बाद कुछ समय तक रुकनुद्दीन फिरोज शासन बना रहा। उसके बाद रजिया सुल्तान ने 1236 से ही 40 के बीच में थोड़ा बहुत सुल्तान बन पाई, लेकिन बाद में उसकी भी हत्या कर दी जाती है। बताते ही जो तुर्कान चहलगानी था, इसी ने हत्या कर दी थी। फिर रजिया के उत्तराधिकारी आए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उतने योग्य नहीं थे। तो इस तरीके से हमने रजिया सुल्तान के बारे में बहुत ज़्यादा इसका शासनकाल भी नहीं था। इसने बहुत ज़्यादा कोई ऐसा काम भी नहीं किया जिसे हमें पढ़ा जाए। उसके बाद इसमें आता है गयासुद्दीन बलबन। ये खिलजी वंश की स्थापना में इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन जो होता है, ये रजिया सुल्तान के समय एक नायब सैन्य पद हुआ करता था। वो भी यही तो है, आप देखेंगे कि कोई सैनिक है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, उसने अपने आप को सुल्तान घोषित करा लिया। उसके बाद ये देखेंगे कोई ना कोई सैनिक ही बाद में, या दास प्रथा खत्म हो गई, निकल के आएगा और वही सुल्तान बन जाएगा। हाँ, रजिया सुल्तान ने कुछ सिक्के ढलवाए थे, वही सिक्के जो चांदी के टका और तांबे का जीतल थे, जो इल्तुतमिश ने करवाए थे। अब हम चाहते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात करें कि ये भी क्या था, नाइब हुआ करता था रजिया सुल्तान के समय में, इल्तुतमिश के समय बल्कि कह सकते हैं। तो इसने इसकी बलबन के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये इल्तुतमिश का ये भी गुलाम हुआ करता था। ठीक है ना, ये इल्तुतमिश का गुलाम था। इसकी सबसे जब प्रसिद्ध थी ये रक्त एवं लौह की नीति।
इसके रक्त एवं लौ की नीति का मतलब होता था एक कि जो तुर्क मतलब ब्लड है ये पूरी तरह से शुद्ध है, बाकी शेष अशुद्ध है। इसके लिए दूसरे वाले को भी अपने में या तो शामिल कराओ या तो उनकी हत्या कर दो। इसके लिए इसने रक्त एवं की नीति पूछा जाता है। रक्त एवं की नीति से संबंधित है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन 4 ऑप्शन दे देगा। इसने स्वयं को शाहनामा में वर्णित तुरान का अफरासियाब मतलब एक तरह से इसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि एक तरह से कहा कि भगवान ने मतलब अल्लाह ने मुझे भेजा है आप पर शासन करने के लिए। इसने बहुत कठोर शासन व्यवस्था चलाई। इसने कभी भी कहीं पर भी अगर कोई भी गलती करता तो उसकी इतनी कड़ी सजा देता था कि इस्लामी संस्कृति इस्लामिक कानून के अनुसार सजा देते थे। इसने तुर्गा ने चहलगामी का दमन कर दिया क्योंकि इसको ये पता चल गया था कि जब इसने रजिया सुल्तान के लोगों ने हत्या कर दी तो ये मेरी भी हत्या कर सकते हैं। इसीलिए तो तुर्गा ने चहलगामी जो ग्रुप था उसे ख़त्म कर दिया। इसने सिजदा ये इस्लाम कट्टर इस्लामिक शासन इसने चलाया था। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, गयासुद्दीन बलवान के बारे में 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी में इसने क्या किया था, सिद्धा एवं पैबोस की प्रथा को शुरू की। सिद्धा एवं पैबोस होता है कि आपको शासक के सामने कोई मिलने आता तो उसे ऐसे झुक करके पूरा ऐसे लेट करके उसके सम्मान देना पड़ता था। इस तरीके से तो सिद्धा एवं पैबोस को इसने दोबारा शुरू कराया। इसने उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों से इसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और बाद में मंगोलों से लड़ाई करते हुए ये मारा भी गया। 1287 में बलवन की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए बलवन के बारे में रक्त एवं लौ की नीति होना यही चीज़ें पूछेगा पेपर में। अगर देगा तो ऐसे देगा केवल एक कथन सही, सारे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट सारे थोड़ी ना देगा। एक पॉइंट दे देगा तुर्गा ने चहलगामी का दमन किया, इसने रक्त एवं लौ नीति अपनाई और साथ में ये मानता था कि तुर्क ही सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, सभी को तुर्क बना दो या फिर काफिरों की हत्या कर दो। उसके बाद दूसरा है कैकुबाद आया। इसके बारे में 1287 से 1290 के बीच में कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से 1206 से लेकर के 1290 के बीच में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा समझ लिया, इल्तुतमिश के बारे में समझ लिया, रजिया सुल्तान के बारे में समझ लिया और अलाउद्दीन खिलजी के गयासुद्दीन खिलजी के बारे में हमने समझ लिया है, गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो इस तरीके से मेन जो गुलाम वंश के शासक रहे उनका हमने पढ़ लिया। एक थोड़ा कैकुबाद आया था उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी के बीच में, बाद में इसकी भी मृत्यु कर दी जाती है। अब बात करेंगे हम खिलजी वंश की। सल्तनत काल के अंदर के खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी बलबन जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। खिलजी सेना में बलबन के समय बताया ना शब्द की, खिलजी जो है ये बलबन की सेना में एक तरह से सैनिक है और बाद में ही विद्रोह कर देंगे। खिलजी तुर्किस्तान से आए हुए एक तरह से भी मुस्लिम ही और साथ में अफगानिस्तान के दक्षिण भाग में कहीं पर जाके बस गए थे। तो बलबन ने क्या किया था, इनका इस्तेमाल किया था अपने फायदे के लिए, अपनी रक्त एवं नीति को वास्तविक धरातल पर लागू करने के लिए। तो बाद में ही खिलजी इनका विरोध करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी को बलबन ने सीमा पर रक्षा करते हुए नियुक्त किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की 1290 ईस्वी के रूप में। उसके साथ साथ इसका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, 1290 से लेकर के 96। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपने 6 वर्ष के शासनकाल में नई उदार शासन नीति की। इसने ठगी का दमन किया, सुधारने की नसीहत दी, रणथंभौर में घेरा उठा लिया। तो जो मेन बातें थी, इसने 1293 में अलाउद्दीन ने सुल्तान की अनुमति से चंदेरी अभियान की अनुमति ली और धोखा देकर देवगिरी के अभिमान किया। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित कर इसने खूब धन एकत्रित किया। तो बहुत ज़्यादा इसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में बस इसने स्थापना ही पूछा जाता है। बस मेन जो इसका सबसे अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक, ये भी बहुत कट्टर मुस्लिम निरंकुशवाद की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। ये कट्टर एक तरह से भी तक की किसी नीति से ये भी कम नहीं था।
इसने क्या किया, सुल्तान जलाउद्दीन की हत्या करके खुद सम्राट बन गया। देखिए, सत्ता में या खिलजी वंश या गुलाम वंश में या इसमें आपको दिखेगा ना, एक दूसरे को मार के सत्ता बनाना बहुत आसान है। जलाउद्दीन ने ये इसको नकारात्मक रूप में ही जाना जाता है। नंबर 1 प्राथमिक, कुछ सकारात्मक भी बताऊँ। सब ने क्या किया था ना कि सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट इसने जो मोहम्मद गजनवी ने पहले कर गया था, बाद इसने भी किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में जो है उसको नष्ट किया। उसके साथ इसने कट्टर इस्लामिक शासन की स्थापना की। इसने अलाउद्दीन ने 1301 में 1300 में रणथंभौर के शासक हमीर देव को पराजित कर दिया था। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका एक कमांडर था सेनापति मलिक गाफूर को वारंगल 13 में राजा प्रतापरुद्रदेव को पराजित किया था। तो देखिए, प्रश्न पूछा जाता है प्रतापरुद्रदेव क्या है, यहाँ हिंदू है, ठीक है। अगर ये भी पराजित हो जाता है तो जो थोड़ा बहुत कहीं हिंदू डायनेस्टी बची भी थी वो लगभग धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इसके बारे में कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि ये एक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य के विस्तार का कोशिश किया और थोड़ा बहुत सफल भी रहा। मलिक गाफूर जो कि सेना कमांडर हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का, ने 1311 में माबर राज्य पर पांड वाला जो राज बना था चोल चेल पांडे पर अपना इसने अधिकार कर लिया। तो धीरे धीरे करके डायनेस्टीज हैं इनको हटाएंगे, इनकी जगह खुद का रूल स्थापित करेंगे। तो इसके ये का आप कह पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक देश में एक केंद्रीय सत्ता मजबूत हो गई है। इसके समय भी उत्तर पश्चिमी सीमा से मंगोलों का आक्रमण हुआ करता था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे मंदिर तोड़े, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़े, लेकिन इसने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए, सैन्य सुधार किए, कई उसने सुधार किए, सैन्य सुधार किए। उसके साथ साथ इन्हें बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। एक एक करके हम लोग पढ़ लेते, ठीक है। तो इसने केंद्रीय शासन के 4 महत्वपूर्ण मंत्री बनाए। पहला, दीवान ए विजारत, राजस्व एकत्रीकरण। नाम कई बार नाम पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के समय में दीवान ए विजारत था, राजस्व एकत्रीकरण का। दीवान ए आरिज बोलते हैं, युद्ध के मंत्री हुआ करता था जिसका रक्षा मंत्री बोलते हैं आप। दीवान ए इंसा, शाही घोषणा और पत्रों का प्रारूप बनाना होता था, जिसे आप आज कह सकते हैं कि लेखा जोखा रखने वाला, ठीक है। दीवान ए रसालत, राजदूत, जिसे आप राजदूत आज के समय में कह सकते हैं। तो इस तरह का 4 इसने मंत्री, दीवान ए विजारत, राजस्व एकत्रीकरण, दीवान ए अर्ज, युद्ध मंत्री, दीवान ए इंसा, शाही घोषणा व पत्रों का पाठ्यक्रम बनाना, और दीवान ए रसालत, राजदूत जैसा कार्य करना, ठीक है। ये चारों याद रखना है। इसने राज्य को एक साम्राज्य एकताओं में बांध दी। एकता बेसिकली उसमें हुआ था, सूबा होगा था राज्य, जैसा आज राज्य होता है एकता। 4 चीज़ें याद रखना है, पहला सूबा, दूसरा सरकार, तीसरा परगना और चौथा ग्राम। तो सूबा जो हुआ करता था, जो ये पूरे राज्य स्तर में होता था। सरकार जो होता था वो जिला स्तर पे होता था, पूछा गया। उसके बाद परगना होता था तहसील स्तर में आप कह सकते हैं, और गांव स्तर में ग्राम ही हुआ करता था, ठीक है। इसने क्या किया था, राजस्व वृद्धि के लिए इसने अनेक प्रयास किए। सबसे पहले इसने क्या किया, भूमि जो अनुदान दिया जाता था उच्च वर्ग को, या जो पादरी होते, जो काजी होते थे या ब्राह्मण होते थे उनको, ठीक है। इसने हिंदू भूमिपतियों विशेषाधिकारों का अंत किया। खुद एवं मुकद्दम में विशेषाधिकार, खुद और मुकद्दम में चीज आज ग्राम प्रधान होता है ना, ग्राम हेड, तो उस तरह खुद और मुकद्दम होते थे, उनके अधिकारों को इसने कम किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टैक्स चोरी में सम्मिलित रहा करते थे। बिसुआ जी सब 1 बीघे को इसने 20 बिसुओं में बांटा, अलग अलग। आज भी कहीं कहीं 1 बीघा को 20 बिसवा मानते, कहीं ज़्यादा या कम मानते हैं। देखिए, इसके समय में 3 कर याद रखना है, खुम्स, खराज और जकात। खुम्स जो हुआ करता था ये लूट का माल हुआ करता था। जैसे मान लो कहीं गए, कहीं लूट के लेके आए, तो जितना कोई लूटेगा वो उसका 1/5 भाग देगा अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन इस 1/5 को बढ़ा के इसने 4/5 कर दिया था, ये देखना है। सल्तनत काल में खुम्स जो था लूट का माल होता था, और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1/5 से बढ़ा करके 4/5 कर दिया था। खराज होता था भूमि पर कर, भूमि पर जो आप उत्पादन करेंगे उसका 1/10 भाग आपको देना पड़ेगा, खराज। और साथ में जकात होता था, ये संपत्ति या कर हुआ करता था, कि मतलब
जो संपत्ति है उस पर 2% कर लिया जाएगा। उसके बाद जजिया जो होता था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था। तो 4 कर याद रखना, खुम्स याद रखना है, लूट के माल में खराज याद रखना है, भूमि कर हुआ करता था, और साथ में जो जजिया होता था गैर मुसलमानों पे लगता था, और जकात होता था संपत्ति या पर 2% का कर लगाया जाता था। इसने हिंदुओं से जजिया वसूल की, ब्राह्मणों ठीक है। उसके बाद मुसलमानों से जकात वसूल किया था। मैंने बताया ना आपको कि जकात होता था संपत्ति कर, हिंदुओं से जजिया कर। इसने कुछ सैनिक सुधार किए, जैसे घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। इससे क्या होता था, पता चल जाता था कि कौन घोड़ा हमारा है कौन हमारा नहीं है। इसने एक अस्थायी सेना बनाई, सैनिकों की नामवली और हुलिया रखे जाने। इसने क्या किया, सैनिकों का हुलिया बनाया। उसके बाद सैनिकों को नगद वेतन शुरू किया। ये सारे फीचर पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या सुधार हुए थे। नए किलों का निर्माण करवाना, ठीक है। सैनिकों की नामावली और हुलिया रखना जाना, सैनिकों को नगद वेतन दिया जाना, नए किलों का निर्माण करवाना। उसके बाद इसकी आर्थिक सुधार बहुत इंपॉर्टेंट, बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसने क्या किया था ना, खुफिया तंत्र स्थापित कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई आएगा जांच करेगा, और साथ में कि बाजार में माल और आपूर्ति सुनिश्चित होती है ताकि दाम बहुत ज़्यादा ना बढ़ पाए। तो ये एक अच्छा प्रयास है, यहाँ इसकी सराहना की जानी चाहिए। इसके साथ साथ इसने जो अवैध व्यापार होता था उस पर काफ़ी नियंत्रण लगाया। इसके साथ साथ इसने बरीद ए मंडी अनाज बाजार का कर्मचारी का पद बनाया। उसके साथ साथ बाजार नियंत्रण प्रणाली के बाद इसने दीवान ए रसालत कपड़ा बाजार के लिए नियुक्त किए। घोड़ों, पशुओं और दासों की बिक्री की व्यवस्था में भी इसने नियम बनाए। उसके साथ साथ इसने खाद्यान्नों के मूल्य को सुनिश्चित किया था कि आप किसी भी खाद्यान्न को इस जड़ी कीमत से ज़्यादा में नहीं बेच सकते। इसके साथ साथ इन्हें व्यापारी, अब ये थोड़ा कड़ी रूल लगाने लगा तो इसका कुछ नकारात्मक नहीं लगे, तो व्यापारी जो इस पे आना कम कहती है। तो इस तरीके से कि मेन बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसने क्या किया था ना, अगर कोई मान लो दुकानदार है और वो कम तौलता है, या आप मान लो 3 किलो मांगा और 2 किलो तोला, तो 1 किलो उसको उसके मांस अपना काट के उसको देना पड़ता था। तो इस तरीके से कट्टरता की बात भी इसने काफ़ी ज़्यादा अलाउद्दीन बताई, जो नालंदा विश्वविद्यालय जिसे नष्ट कर दिया तो उसका कट्टर ही माना जाएगा। तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो स्थापना किसने की, अरे सॉरी, तेरस गयासुद्दीन तुगलक के नाम से नया तुगलक वंश प्रारंभ होगा, और साथ में खिलजी वंश की समाप्ति हो जाती है, ठीक है, 1320 में। तो इस तरीके से हम थोड़ा डेट याद कर लें, 1286 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से लेकर के 1320 तक एक तरह से खिलजी वंश। हाँ, और उसके बाद 1320 से लेकर के अब हम आगे वीडियो में तुगलक वंश के बारे में पढ़ा। तो देखिए इस वीडियो को मैं एक बार गैप करा तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। इसमें हमने सबसे पहले आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया, फिर हमने आपको इल्तुतमिश के बारे में बताया, फिर रजिया सुल्तान के बारे में बताया, जो जो मेन चीज़ें आई हुई है आ सकती हैं। उसके साथ साथ हमने आपको बलबन के बारे में बताया, तुर्का ने चहलगामी के बारे में, किसने शुरू किया, रजिया ने किसने ख़त्म किया। उसके बाद हमने आपको खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि जलालुद्दीन खिलजी नाम से शुरू किया। उसके साथ हमने अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा व्यापक चर्चा कर ली, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण ये प्रश्न में भी आ सकता है, क्योंकि बाजार को लेकर के आज भी तो ज़रूरी है कि दाम कम से कम हो सकें, उसके साथ जमाखोरी ना हो सके, अवैध उसका व्यापार ना किया जा सके, सरकार को अधिक से अधिक कर प्राप्ति हो, और साथ में लोगों को कम दाम में वस्तुएं उपलब्ध हो सके। इसने सेना में घोड़ों को दागने की शुरू प्रथा को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ नए नए रूल बनाए जो कि आगे चल के बाद में कुछ नकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने खिलजी वंश और साथ में उसके पहले गुलाम वंश 1320 तक समझ लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग 1320 में तुगलक वंश की वो स्थापना होती गयासुद्दीन तुगलक ये करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं, एक दो बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे वाले वीडियो में फिर लगभग आधे घंटे
वीडियो हो गया है। तो इसका आपको कहीं ना कहीं मध्यकालीन भारत में काफ़ी मदद मिलेगी समझने में। थैंक यू।